तो 4 से 5 देश है ये साजिद के द्वारा कहा गया है। साजिद ने ये भी कहा है 1 घंटे पहले जब उनसे बातचीत की गई थी कि आखिरकार क्या कुछ पश्चिम यहाँ पर बांग्लादेश में हो सकता है और कैसे ये स्थिति बनी है, वो भी आपको सुनाते कि सिर्फ 1 घंटे पहले तख्तापलट से उन्होंने क्या कहा था। আপনারা যে বঙ্গবন্ধুর মেয়ে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বলছেন, আজকে শেখ হাসিনা না থাকলে বাংলাদেশ এতদূর আসতে পারত? অসম্ভব। কেউ কল্পনা করতে পারে না যে বাংলাদেশ এরকম উন্নতি করবে, এরকম উন্নয়ন হবে। ঠিক আছে, শেখ হাসিনার পর আপনাদের কি হবে সেটা আমারও চিন্তার বিষয় না, আমার পরিবারের আর চিন্তার বিষয় না। আপনারা বুঝবেন এটা আর আন্দোলন না। যখন পুলিশ হত্যা করা হচ্ছে, নিরীহ মানুষের উপর হত্যা কাণ্ড চলছে, মানুষের বাসায় আগুন দেওয়া হচ্ছে, জার্নালিস্টদেরকে হত্যা করা হচ্ছে, এটা হয়ে গেছে সন্ত্রাস। ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি, বিজিবি এবং কি আমাদের মিলিটারির প্রতি আমার আহ্বান যে আপনাদের দায়িত্ব হচ্ছে আমাদের দেশের মানুষকে নিরাপদ রাখা এবং আমাদের দেশকে নিরাপদ রাখা, আমাদের দেশের সংবিধানকে নিরাপদ রাখা, সংবিধানকে রক্ষা করা। তার মানে 1 মিনিটের জন্য কোনো অনির্বাচিত সরকার আমাদের ক্ষমতায় আসতে দিবেন না। এটা হচ্ছে আপনাদের দায়িত্ব, কারণ সেইটা হলে আমরা আবার পাকিস্তানের মতন হয়ে যাব। আমাদের যে 15 বছরের উন্নয়ন সব শেষ হয়ে যাবে। বাংলাদেশ এর থেকে আর কোনোদিন ফিরে আসবে না। আমিও সেটা চাই না, আপনারাও সেটা চান না। আমি সজীব ওয়াজের জয় যতদিন আমার পক্ষে সম্ভব আমি সেটা হতে দেব না। तो 2 महीने से बांग्लादेश में सुलग रही कोटा प्रणाली की आग शेख हसीना के इस्तीफे के बाद भी शांत नहीं हुई। अभी भी बांग्लादेश अशांत बना हुआ है, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके बाद अब सवाल है कि बांग्लादेश में अब आगे क्या होगा। रिपोर्ट देखिए। पहले कोटा प्रणाली को लेकर बवाल, सड़कों पर लोगों का प्रदर्शन और फिर तख्ता पलट। इन्हीं 3 तस्वीरों के इर्द गिर्द शेख हसीना के इस्तीफा देने की कहानी घूम रही है। लेकिन अभी भी बांग्लादेश अशांत है। लोग अभी भी सड़कों पर विरोध कर रहे हैं, घरों में आग लगाई जा रही है, अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, सेना हालात संभालने के लिए मार्च कर रही है। जिसके बाद सवाल उठता है कि अब आगे क्या, कब बांग्लादेश में स्थिति सामान्य होगी, कब बांग्लादेश दोबारा अपनी पटरी पर लौटेगा। दो महीने पहले 5 जून को ढाका हाईकोर्ट के फैसले से शुरू हुई कहानी का अंत ऐसा हुआ कि शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। 2 महीने में ही बांग्लादेश के माहौल ने ऐसा मोड़ लिया कि सेना ने तख्ता पलट कर दिया। हाल ऐसा हुआ कि जिस शेख हसीना को कुछ समय पहले तक दुनिया के प्रभावशाली लीडर्स में गिना जा रहा था, बांग्लादेश की इकोनॉमी को बदलने वाला मसीहा माना जा रहा था, उन्हीं शेख हसीना के लिए बांग्लादेश इतना असुरक्षित हो गया कि महज 45 मिनट के अल्टीमेटम में देश छोड़ना पड़ा। दरअसल नौकरियों में आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर भड़के विरोध प्रदर्शन ने बांग्लादेश की स्थिति बिगाड़ दी। अधिकारियों को बस और ट्रेन सेवा बंद करनी पड़ी। पूरे देश में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। इस प्रदर्शन में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों लोग घायल हुए। कई दिनों तक चले इस प्रदर्शन के बाद भी लोग सरकार की कोटा प्रणाली के खिलाफ सड़कों पर अड़े रहे। शेख हसीना सरकार पर आरोप लगा कि ये कोटा सिस्टम भेदभावपूर्ण है। इसी बीच शेख हसीना के एक बयान ने इस प्रदर्शन को और भी उग्र कर दिया। शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को पाक समर्थक यानी गद्दार कह दिया, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन और हिंसक हो गए। शेख हसीना ही नहीं, उनकी पार्टी के नेताओं के बयान के बाद पूरे देश में ऐसा माहौल खड़ा हो गया कि हालात काबू से बाहर हो गए। इस बीच सही समय पाकर सेना ने देश में तख्ता पलट कर दिया। आर्मी चीफ जनरल वकार उस जमान ने
देश की कमान संभाल ली और शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा। सवाल उठता है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अब आगे क्या? कब सड़कों पर हो रहा विरोध प्रदर्शन खत्म होगा? कब बांग्लादेश में भड़के हिंसा की आग शांत होगी? क्या सेना जिसने 2007 और 2009 में केयर टेकर सरकार बनाई थी, उसी तरह की सरकार एक बार फिर बनेगी, या फिर अंतरिम सरकार बनाने के बाद दोबारा चुनाव होंगे, दोबारा सरकार बनेगी? हालांकि इन्हीं सवालों के बीच बांग्लादेश में हालात नाजुक बने हुए हैं, जिसके बाद अब देखना है कि कब 2 महीने से बांग्लादेश में भड़की ये हिंसा शांत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिल्कुल आपने देखा कि किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे शेख हसीना के परिवार के बारे में। जानकारी हम यहाँ पर आपको देंगे कि हसीना का परिवार आप पहले समझ लीजिए। शेख मुजीबुर रहमान आपने देखा वो प्रधानमंत्री रहे और किस तरीके से उनकी प्रतिमा को तोड़ा गया इस हिंसा में, वो भी आपने देख लिया। और इनके बेटे यानी कि शेख कमाल और इसी के साथ में बेटी शेख रेहाना और एक और बेटे शेख मुजीबुर रहमान के जिनका नाम शेख जमाल था। और अगर बेटी की बात करें तो शेख हसीना, जो कि अभी आपने देखा कैसे उन्होंने भारत में शरण ले रखी है। शेख रासेल की बात करें तो 1975 में हत्या कर दी गई थी। और इसी के साथ में अब बेटी शेख हसीना की बात करें, इनके परिवार के बारे में भी जान लीजिए। सजिब वाजेद, जिनका आपने बयान अभी सुना कि किस तरीके से उन्होंने हालातों के बारे में जानकारी दी। और बेटी साइमा वाजेद की बात करें अगर, तो ये शेख हसीना की बेटी है, ये शेख हसीना का परिवार है। लेकिन जिस तरीके के हालात अभी यहाँ पर बने हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा परिवार कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा रहा। खास तौर पर शेख मुजीबुर रहमान की अगर बात करें तो आपने देखा कि उन्हें बंगबंधु के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है और कैसे उनकी प्रतिमा को यहाँ पर तोड़कर खंड खंड कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर के लिए रुख करते हैं मीनाक्षी का। बांग्लादेश में हाल बेहाल है और ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके की स्थिति बनी है। लेकिन इस सब के बीच बीएसएफ ने भी अलर्ट बढ़ा दिया है। डीजी लगातार वहां पर देख रहे हैं, जायजा ले रहे हैं बांग्लादेश की कितनी लंबी सीमा है जो कि भारत से जुड़ती है, वो आपको बताते हैं। तो ये सीमा है 4096 किलोमीटर लंबा ये पूरा बॉर्डर है। लेकिन अगर हम बात करें सबसे पहले पूर्वोत्तर की, असम का वो 262 किलोमीटर वो पूरी सीमा लगती है भारत के साथ। उसके बाद आते हैं मेघालय में 443 किलोमीटर है, तो त्रिपुरा में 856 किलोमीटर की सीमा है जो बांग्लादेश और भारत की सीमा है। मिजोरम में 318 किलोमीटर है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये दायरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है, जहां 2217 किलोमीटर की लंबी सीमाएं भारत और बांग्लादेश की जुड़ती है। अब ऐसे में बीएसएफ के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है, जगह जगह पर चेकिंग अभियान किए जा रहे हैं। हालांकि जिसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है वो आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कोशिश की जा रही है कि घुसपैठ ना हो पाए। अगली खबर सलोनी बताएंगी। तो जिस तरह के हालात हैं बांग्लादेश की अराजकता पर वीएचपी के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि वहां अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और ये ह्यूमन राइट्स का सवाल है। सुनिए। वहाँ के हर जिले में कुछ ना कुछ घटनाएं हुई हैं। ये घटनाएं संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की हुई हैं, व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने की हुई हैं, मंदिर गुरुद्वारों पर हमले की हुई हैं। ये चिंताजनक परिस्थिति है। आंदोलन तो इनके खिलाफ नहीं था, पर इस आंदोलन के पूरा होने के बाद भी ये क्यों चल रहा है? इसलिए, और ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी समय बांग्लादेश में हिंदू आबादी 32% थी, अब 8% है। पूरे विश्व समुदाय का और वैश्विक संस्थाओं का भी ये कर्तव्य है कि बांग्लादेश पर इस तरह का दबाव बनाया जाए कि वहाँ की माइनॉरिटीज, पर्टिकुलरली हिंदू सिख, सुरक्षित रहें।